वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड कंपनीज जो मार्केट में अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, जिनके शेयर्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करें। अगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तो वो कंपनीज कौन सी है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होंगे। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में हम नॉर्मल इंसान कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सो बी विथ मी टिल एंड। बेनिफिट्स क्या रहेंगे, ड्रॉबैक्स क्या रहेंगे, प्लेटफॉर्म कौन से अच्छे हैं, व्हाट इज पब्लिक लिस्टेड, व्हाट इज प्राइवेट लिस्टेड, यानी कि अनलिस्टेड एंड लिस्टेड कंपनीज में फर्क क्या होता है, सभी चीजें इन डिटेल देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज से। लिस्टेड कंपनीज यानी जो आप स्टॉक मार्केट में देखते हो, मोर देन 5000 लिस्टेड कंपनीज है एनएसई एंड बीएसई के ऊपर, जो दो एक्सचेंज है। अगर कंपनी लिस्ट करनी है तो जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स को, सभी लोगों को पता है कि पहले सेबी को अप्रूवल भेजना होता है। अप्रूवल आने के बाद आईपीओ के थ्रू, प्राइमरी मार्केट के थ्रू पब्लिक से इन्वेस्टमेंट ली जाती है। यस, जब भी आईपीओ लिस्ट हो जाता है तभी सेकेंडरी मार्केट में हर एक इन्वेस्टर के लिए वो कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं। यानी पहले कोई तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है, उन्हें और फंड्स की जरूरत होती है, फिर वो बैंक्स के पास, एनबीएफसी के पास ना जाते हुए कहाँ पे जाते हैं, तो पब्लिक से फंड रेज करते हैं। एंड उन्हें क्या देते हैं, तो अपने कंपनी का हिस्सा देते हैं, यानी कि ओनरशिप देते हैं, जिसके चलते पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। यानी स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है उसे हम लोग पब्लिक लिस्टेड कंपनी कहती है। एंड अनलिस्टेड यानी क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है अभी तक स्टॉक मार्केट में नहीं आई है, तो फिर उनके ओनर्स कौन है, तो प्रमोटर्स रहते हैं, जो पार्टनर्स रहते हैं, या फिर सिंगल ओनर रहता है। जैसे बोर्ड का सिनेरियो आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एचडीएफसी एक पेरेंट कंपनी है, एसबीआई पेरेंट कंपनी है, मोतीलाल ओसवाल एक पेरेंट कंपनी है, तो उसकी सब्सिडरी कंपनी आ जाती है। जैसे एचडीएफसी के एचडीएफसी सिक्योरिटीज का आईपीओ आ सकता है, एसबीआई में एसबीआई फंड्स का आईपीओ आ सकता है, मोतीलाल ओसवाल में मोतीलाल ओसवाल होम लोन का आईपीओ आ सकता है। जैसे टाटा एक बड़ी पेरेंट कंपनी है एंड उसकी एक सब्सिडरी कंपनी टाटा कैपिटल का भी आईपीओ आने वाला है। तो जो अभी तक आईपीओ नहीं आए हैं उसमें कैसे इन्वेस्ट करें, ये सब तो हो गई पेरेंट्स कंपनी की सब्सिडरी कंपनी। उसके अलावा आपने देखा होगा बोर्ड, जिसके ओनर अमन गुप्ता जी है, उसके अलावा रितेश अग्रवाल ओयो के ओनर से, तो पूरा स्टेक जो है, पूरी इक्विटी जो है वो ओनर के पास है। जब भी वो पब्लिक से फंड्स रेज करना चाहेंगे तब भी वो मार्केट में शेयर्स लाएंगे एंड वो कंपनी लिस्टेड कंपनी कह सकते हो। एंड फिलहाल के लिए सभी वो कंपनी जो है अनलिस्टेड कंपनीज है। लेकिन आपको लगता है कि ये आगे जाके शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो सकता है, लेकिन आपका कहना है कि आईपीओ से पहले मुझे इन्वेस्ट करना है, अच्छा खासा गेन हो सकता है, मुझे पहले से ही इन्वेस्टर बनना है, ये कंपनी में मेरे पास छोटी अमाउंट है, तो वो कैसे, सभी चीजें हम लोग देखेंगे एंड में। अभी देखते हैं बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट बेनिफिट, लेस वोलेटिलिटी। मार्केट में देखा होगा आपने, किसी कंपनी के शेयर्स 4%, 5% एक दिन में ऊपर नीचे हो जाते हैं, वैसे अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर से उतने स्पीड से ऊपर नीचे नहीं होते, कांस्टेंट रहते हैं। एंड जो चार्ट्स में भी देख सकते हो, चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड का शेयर है, 3 मंथ्स में सिर्फ और सिर्फ 2.63% रिटर्न दिए। चार्ट भी आप देख सकते हो, नॉर्मल चार्ट है, अप्स एंड डाउन कम है, वॉलेटिलिटी कम है। 1 ईयर का भी चार्ट देख सकते हो, अच्छे खासे रिटर्न है, मोर देन 13% रिटर्न है। जहाँ पे चार्ट भी आप देखोगे तो नॉर्मल है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम है कंपेयर टू लिस्टेड स्टॉक्स। सेकेंड बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन का। आपका टोटल पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड, अगेन लिस्टेड कंपनी से म्यूचुअल फंड बनता है या फिर ईटीएफ से म्यूचुअल फंड बनता है, यानी कि मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट्स है उससे आपका पोर्टफोलियो भरा हुआ है। स्टॉक्स होने दो, ईटीएफ होने दो, म्यूचुअल फंड्स होने दो, फिर कहाँ ना कहाँ पे तो एक कंपोनेंट आता है जहां पे आपको थोड़ी रिस्क लेके टोटल पोर्टफोलियो का 5 to 10% आप अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा हो जाएगा एंड आने वाले टाइम में अच्छा खासा गेन पा सकते हो।
थर्ड बेनिफिट है गारंटेड एंट्री, यानी आईपीओ जैसा सिनेरियो नहीं रहेगा कि ये अप्लाई करने के बाद भी लगेगा या नहीं लगेगा पता नहीं है। आपको यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट देके शेयर्स बाय करने हैं, उसकी एग्जिट कैसे रहेगी वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन एश्योर्ड एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसमें अगेन लॉट्स रहेंगे एंड कुछ नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे उसमें, जिसके चलते आपको एक फिक्स अमाउंट देनी है एंड पोर्टफोलियो में आपको टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट दिख जाएगी। थर्ड बेनिफिट है हायर एंट्री। जो भी आप कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो, अनलिस्टेड कंपनी आई एम टेलिंग, एक बार चेक करना कि यस मतलब चांसेस क्या है, उसका एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल रहेगा तो उसे गो थ्रू करना। एंड अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मल्टीपल कंपनीज में करने से अच्छा एक से दो कंपनी में अगर आप करोगे तो बेनिफिट रहेगा एंड हायर रिटर्न के चांसेस रहेंगे। अभी हायर रिटर्न आप कभी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब भी वो कंपनी लिस्ट हो जाएगी, वो टाइम पे आप अच्छे खासे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले ही एस्टिमेट लगा दिया है, पहले ही फाइनेंशियल्स देखे हुए हैं, रिसर्च रिपोर्ट देखा हुआ है। रिसर्च रिपोर्ट नहीं अवेलेबल तो यस एनुअल रिपोर्ट देखा हुआ है आपने, उसके चलते आपको कहा ना कहा भी तो एक एस्टिमेट है कि इतने रिटर्न्स मुझे आ सकते हैं। एंड गारंटेड एंट्री होने के चलते जो भी आप कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो, यस नो डाउट अच्छी खासी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए, वेल नोन कंपनी होनी चाहिए, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। अगर वैसी कंपनी है तो लिस्ट होने के बाद आपको नॉर्मल आईपीओ से भी ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो फिफ्थ बेनिफिट है वो है अर्ली एंट्री। नो डाउट अनलिस्टेड कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आईपीओ आने से पहले आप इन्वेस्ट कर रहे हो। हु नोस ओयो का आईपीओ कभी आने वाला है, बोर्ड का आईपीओ कभी आने वाला है, एनएससी का रहने दो, अभी तक डेट भी नहीं अनाउंस हुई है, उसके पहले आप इन्वेस्ट कर रहे हो। एनएससी एक गवर्नमेंट बैक कंपनी है जिसके चलते अच्छा खासा लोगों का एक्सपेक्टेशंस रहेगा कि ऊपर जा सकती है। बीएसई की अगर आपने रैली देखी, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक लिस्टेड कंपनी है, नो डाउट ये एक्सचेंज है लेकिन लिस्टेड कंपनी भी है, उसका शेयर आप लास्ट 2 साल में देखिए मोर देन 800% रिटर्न दिया है, और क्या चाहिए। वैसे ही कुछ एक्सपेक्टेशंस हमारे एनएससी की तरफ से रहेंगे। अगेन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं जो भी चीजें यहाँ पे कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कह रहा हूँ, मेरा कुछ भी इंटेंशन नहीं है कि आप इसमें इतने पैसे लगाओ, ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछना। जो भी यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो नॉलेज पर्पस के लिए है। सो आई होप आपको टोटल बेनिफिट्स तो पता चल गए अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने के। अभी आप पूछोगे कि डिसएडवांटेज, रिस्क, ड्रॉबैक्स कुछ नहीं है। यस बॉस, डेफिनेटली रहेगा। कंपेयर टू लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज के ड्रॉबैक्स भी उतने ही ज्यादा रहेंगे। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट ड्रॉबैक। फर्स्ट ड्रॉबैक जो है वो है हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी कि ज्यादा पैसे चाहिए आपको अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। मोर देन 10,000 7,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट होती है एक टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये कंपनी में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कौन करता है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर ने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है करोड़ों रुपीस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग जो है एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स है, फिर भी हमें 10,000 से 7,000 मोर देन दैट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो सोच समझ के आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में देखोगे तो एक शेयर आपने लिया, 2 शेयर्स आपने लिए, तो यहाँ पे भी आपको लॉट्स में शेयर्स लेने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको हायर अमाउंट रिक्वायर्ड है। सेकेंड डिसएडवांटेज जो है लेस इंफॉर्मेशन। लिस्टेड कंपनीज का आपने देखा होगा कि क्वार्टरली रिपोर्ट से, फंडामेंटल एनालिसिस से, टेक्निकल एनालिसिस से हर एक चीज अवेलेबल है, जो सेबी कहती है कि ये आपको हाफ ईयरली या फिर ईयरली अनाउंस करना ही है, जिसके चलते कंपल्शन बन जाता है लिस्टेड कंपनीज के लिए। लेकिन वैसे अनलिस्टेड कंपनीज के लिए कोई भी कंपल्शन नहीं है, उनका एनुअल रिपोर्ट मिला वो भी एक बड़ी बात है, जिसके चलते आप अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हो एक बेसिक लेवल पे। लेकिन इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से आपको एज ए इन्वेस्टर कोई ना कोई इश्यू डेफिनेटली फेस करने पड़ेंगे। थर्ड ड्रॉबैक जो है वो है लॉक इन पीरियड, जिसके वजह से अच्छा खासा समय आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ता है जब तक आईपीओ नहीं आता है, कोई कंपनी बायबैक इश्यू नहीं करती है या फिर कोई कंपनी एक्वायर नहीं करती है, तब तक के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। एंड वो पीरियड 2 इयर्स, 3 इयर्स, मोर देन
5 इयर्स भी हो सकता है। फोर्थ रिस्क जो है वो है लिक्विडिटी रिस्क। जैसे हमने देखा कि वोलेटिलिटी नहीं है, वैसे लिक्विडिटी भी यहाँ पे नहीं होती है, जिसके चलते आपको शेयर सेल करते टाइम प्रॉब्लम आ सकता है। तो शेयर्स आप कभी सेल कर सकते हो, तो जैसे मैंने कहा कि आईपीओ आने तक आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर कोई पेरेंट कंपनी बायबैक नहीं करती है तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई अदर कंपनी एक्वायर नहीं करती है तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये सभी सिनेरियोज में अच्छा खासा समय बीतता है। उसके अलावा और एक ऑप्शन है कि प्राइवेटली आप किसी आपके फ्रेंड को, रिश्तेदार को, या फिर किसी और इंसान को आप शेयर सेल कर रहे हो, यानी आपने 20 रुपीज में खरीदा, 30 रुपीज हो गया, आप उन्हें कह सकते हो कि मुझे 50% का प्रॉफिट हुआ, अगर चाहिए तो मेरे पास ये कंपनी के शेयर है, मेरे से ये शेयर्स ट्रांसफर करवा ले। यानी वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आपका फ्रेंड पे करेगा एंड उससे आप वो कंपनी के शेयर्स बेच दोगे। तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि लिक्विडिटी का हो, लॉक इन पीरियड का हो, तो यस इतने सारे रिस्क इसके साथ आ जाते हैं। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है वो है वैल्यूएशन रिस्क। क्या पता कि कंपनी ने फंड रेज करते टाइम, यानी कि वेंचर कैपिटल से, एंजल इन्वेस्टर से जब भी फंड रेज किए थे वो टाइम पे वैल्यूएशन कुछ अच्छी खासी दिखाई होगी। जब भी लिस्ट होने का टाइम आ गया, सेबी से अप्रूवल लेने का टाइम आ गया, वो टाइम पे वैल्यूएशन कुछ एक्चुअल में अलग दिख रही है। फॉर एग्जांपल बायजूस, वैल्यूएशन कुछ अलग है एंड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि एवरी ईयर लॉस मेकिंग कंपनी होने की वजह से या फिर नेटवर्थ में प्रॉब्लम होने की वजह से वैल्यूएशन एंड में कुछ अलग निकल के आ रही है। तो ऐसे ना हो जाए कि जो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर द टाइमिंग अच्छा खासा वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है, यानी कि 10,000 करोड़ की ये कंपनी है, जब भी लिस्ट होने का टाइम आ जाएगा वो टाइम पे 500 करोड़ की कंपनी बन जाएगी। 10,000 करोड़ कहाँ पे एंड 500 करोड़ कहाँ पे, तो इतना बड़ा फटका आपको लग सकता है जो है वैल्यूएशन रिस्क। तो आई होप आपको समझ में आ गया बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। उसके अलावा आपको पता चल गया कि लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज में डिफरेंस क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे दो प्लेटफॉर्म्स जिससे आप अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी तक आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि डेली एनालिसिस होने दो, मार्केट में कुछ सिनेरियो होने दो या फिर इकोनॉमी में कुछ सिनेरियो होने दो, हर एक चीज हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें फिल्टर्ड फाइनेंस चैनल को। यस, माई सेल्फ ओमकार ठाकुर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैविंग मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो डेफिनेटली देखना कि आप जहां से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो वेदर ही और शी रजिस्टर्ड और नॉट। फर्स्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है इनक्रेड मनी। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि चेन्नई सुपर किंग्स, एनएसई, ओयो, पराग पारिक, एसबीआई फंड्स, एनसीडीएक्स यानी कि कमोडिटी मार्केट। तो अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। लॉग इन करना पड़ेगा आपको, आपकी केवाईसी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद यस आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने नंबर एंटर करने के बाद ओटीपी एंटर कर रहा हूँ, जो कि आपको लॉगिन प्रोसेस समझ में आ जाएगा incredmoney.com पे। एंटर योर नेम एंड मेल आईडी। मेल आईडी पे जो ओटीपी आया था वो भी वेरीफाई कर दिया। अभी आपको इंटरेस्ट कहाँ पे है? यस, अनलिस्टेड शेयर्स में इंटरेस्ट है। आपको कितना इन्वेस्ट करना है? तो 50,000 से 1 लाख के बीच में इन्वेस्ट करना है। आपको कहाँ से पता चल गया? तो यस, अगर YouTube से पता चल गया तो यस डन कर देना YouTube पे। ये देखिए आपके सामने हर एक अनलिस्टेड कंपनी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। व्यू डिटेल्स करोगे तो इन डिटेल आपको पता चल जाएगा कि प्राइस कितनी है चेन्नई सुपर किंग्स की, तो 195 पर शेयर। सेटलमेंट पीरियड 18 जून तक हो जाएगा, यानी कि हर एक कंपनी का अलग अलग सेटलमेंट पीरियड होता है। वो पीरियड में आपके शेयर्स जो है डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। मिनिमम शेयर्स आपको कितने बाय करने पड़ेंगे? तो 31 मिनिमम शेयर्स बाय करने पड़ेंगे, जिसके वजह से आपको फाइनल अमाउंट जो है 6045 रुपीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। वैसे ही आप एनएसई की इंफॉर्मेशन देख सकते हो, प्राइस रेंज क्या है, मिनिमम कितने शेयर्स बाय करने पड़ेंगे, पीई रेशियो देख सकते हो,
मार्केट कैप आप देख सकते हो, जो आपको एनुअल रिपोर्ट में भी पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, तो एनुअल रिपोर्ट्स में डेफिनेटली मिलेगी। वैसे आप ओयो का भी देखोगे एंड बहुत सारे कंपनीज का, एसबीआई फंड्स होने दो, अपोलो ग्रीन होने दो, एनसीडीएक्स है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने दो, स्टरलाइट पावर होने दो, एचडीएफसी सिक्योरिटीज आप देखोगे तो इतने सारे अनलिस्टेड कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो हो गया एक प्लेटफॉर्म जिसमें आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ, जीरो ब्रोकरेज के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जीरो या फिर नॉमिनल ब्रोकरेज रहेगा। उसके अलावा और एक प्लेटफॉर्म है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, precise.in। इसमें भी सेम लॉगिन करना है एंड यहाँ पे आप मल्टीपल कंपनीज देख सकते हो, एनएसई, ओयो, एनएसडीएल, चेन्नई सुपर किंग्स, एचडीएफसी की सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनएसई में आपको इन्वेस्ट करना है तो प्राइस पर लॉट यानी कि लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी होगी एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपको कितने मिलेंगे, तो 5 नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, 11,745 की इन्वेस्टमेंट रहेगी। ट्रांजेक्शन भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे 2% है, जीएसटी एंड स्टैम्प ड्यूटी 44 के आसपास है। इसके वजह से आपकी टोटल अमाउंट जो होती है 12,000 के भी ऊपर चली जाती है। लेकिन ये नॉमिनल रहेगा अगर कंपनी आपने परफेक्ट सिलेक्ट कर दी तो। इसके अलावा रिसर्च रिपोर्ट अगर अवेलेबल रहेगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फाइनेंशियल्स जहाँ पे आप एनुअल रिपोर्ट्स देख सकते हो, जो मैंने पहले ही कहा था न्यूज आर्टिकल्स कौन से आए थे, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे ही एनएसडीएल का भी आईपीओ आने वाला है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे इन डिटेल देख सकते हो। सीएसके के शेयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। प्राइस जो हमने इनक्रेड मनी पे देखा था वही आप यहाँ पे देख सकते हो, 193 पर शेयर। लेकिन क्या करना है आपको यहाँ पे, तो प्राइस पर लॉट जो है बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इनक्रेड मनी एंड ट्रांजेक्शन फी भी जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू इनक्रेड मनी। लेकिन आपको एक चीज पता चल गई कि करंट शेयर प्राइस कितनी है, तो दोनों भी प्लेटफॉर्म्स पे सेम है। सो वैसे ही ओयो के भी हम लोग देखेंगे कि 47 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है एंड इनक्रेड पे भी हमने देखा था कि 47 से 51 के बीच में करंट मार्केट प्राइस है। मिनिमम यूनिट्स आपको कितने लेने होंगे, तो यहाँ पे 300 यूनिट्स आपको मिनिमम लेने हैं, जिसके चलते आपकी इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो इनक्रेड पे 15,300 के आसपास हो जाती है। एंड वही चीज आप देख सकते हो precise.in वेबसाइट पे। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ 10,260 की रिक्वायरमेंट है, जिसके चलते आपको 211 यूनिट्स मिनिमम लेने होंगे एंड इनक्रेड पे मोर देन 300 यूनिट्स आप ले सकते हो वन लॉट के चलते, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। सो दोनों भी ऐप के या फिर वेबसाइट के खुद के ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स है, आप खुद चूज कर लेना कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि एक जगह पे आपको दिखाई दे रहा है कि यस मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, एक जगह पे दिखाई दे रहा है कि प्लेटफॉर्म फी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आप डिसाइड करना दोनों में से बेस्ट कौन सा है। एंड अगर आपको इन डिटेल इन्वेस्टमेंट करते हुए वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। precise.in या फिर इनक्रेड मनी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट में बता देना, मैं डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के साथ वीडियो लेके आ जाऊंगा। एंड तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड हैव अ गुड डे।